Welcome back to our YouTube channel and the topic of this lecture is essay writing strategy. Although मैं यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो तो सारे एग्जाम्स में सेम ही रहेगी। ऑल्दो आप अपने एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार जो वर्ड लिमिट है उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में 2 एसेज आते हैं जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और 1000 to 1200 वर्ड्स का ईच ऐसे होता है। ये जो एसेज हैं वो मतलब 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं पेपर में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों ही सेक्शंस में 4-4 एसेज होते हैं जिसमें से आपको कोई भी एक एक ऐसे दोनों सेक्शंस में से चूज़ करके उसके बारे में लिखना होता है। हर एक जो ऐसे है वो 125 मार्क्स का होता है, तो आपका जो कंप्लीट पेपर है वो 250 मार्क्स का हो जाता है। तो जो बेसिकली यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स से जो डिमांड करता है, जो चाहता है, उसके बारे में यूपीएससी के 2 इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, aspirants are expected to keep their early to the subject and arrange their ideas accordingly. That means जो भी आपसे ऐसे में जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करी हुई है आपको उसके आसपास ही रिवॉल्व करना है, उसके बारे में ही बताना है और अपने आइडियाज़ को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। Second, underline keywords are important because after content, these are the exact parameters on which essay will be evaluated. That means आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और कंटेंट के बाद जो दूसरी चीज़ यूपीएससी आपके जो ऐसे कोई वैल्यूएट करने के लिए चेक करेगा वो आपके कीवर्ड्स ही होंगे, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने ऐसे को लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है ऐसे का स्ट्रक्चर। जैसे कि किसी भी आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। उसी तरह से ऐसे में भी यही होता है, बट आप एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। मतलब आप सोल्यूशंस पहले देंगे और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो आपका जो होना चाहिए वो होपफुल कंक्लूजन आप बहुत ही लिख सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में। जबकि यूपीएससी के आंसर राइटिंग में अगर हम देखें, जीएस में हम देखते हैं कि हम कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड को मर्ज करके हम एक बस कंक्लूजन बना सकते हैं। और इसमें जो है आप अपनी मेन बॉडी में जो है पॉजिटिव में भी पॉइंट्स लिखिए, मतलब उसके फेवर में पॉइंट्स लिखिए, उसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स लिखिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले किस तरह के पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन जब आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पहले लिखते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स को बाद में लिखते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। पढ़ने वाले को आपकी पॉजिटिविटी पहले दिख जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले सपोर्ट में पॉइंट दीजिए, देन उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए। जब भी आपके सामने ऐसे आता है तो उसको सबसे पहले पढ़िए, फिर उसको वापस से पढ़िए, फिर उसके कीवर्ड्स पे जाइए कि एक्चुअल में ऐसे कहना क्या चाहता है, हमसे डिमांड क्या कर रहा है, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। उसके अराउंड आप अपने मतलब ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिए कि आप इसको किस किस परस्पेक्टिव से सोच सकते हैं जो आपको मेजर टॉपिक दिया गया है। उसके बाद जो है अपने रफ पेपर पे उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाइए। उस स्ट्रक्चर में सब कुछ लिखिए कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हैं। शॉर्ट में डायग्राम्स या पैराग्राफ फॉर्म में, मतलब फ्लो चार्ट फॉर्म में आप पॉइंट्स में लिख लीजिए कि आप किस किस तरह के पॉइंट्स लिखने वाले हैं। और अपना जो मेन स्ट्रक्चर है वो आप 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हैं, जो आप एक्चुअल में पूरे ऐसे में बताने वाले हैं। उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल देखते ही ऐसे को लिखना कभी स्टार्ट मत कीजिए। आप जो है इसमें सब कुछ लिखिए, कॉजेस, फैक्टर्स, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सॉल्यूशंस, और आप इसको अच्छा खासा टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर सही होगा ना तो बाद में आप जब भी आंसर अपना जो ऐसे राइटिंग है वो स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पे आप अपना काफ़ी ध्यान दे चुके हैं। फिर देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन का गोल ये होना चाहिए कि वो जब भी जो रीडर है आपके ऐसे का उसका उसमें इंटरेस्ट बना दे। अगर रीडर को वो पॉइंट समझ में नहीं भी आया है, उस ऐसे के बारे में रीडर को कुछ समझ में नहीं भी आया है, फिर भी वो रीडर को आपका ऐसे या तो इतना क्लियर होना चाहिए कि वो अच्छे से उसको समझा दे कि एक्चुअल में ऐसे किस क्या है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी रीडर का इंटरेस्ट बना दे कि हाँ आगे भी मुझे इसका ऐसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा है तो ऐसे भी अच्छा होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई कहानी या किस्सा लिख सकते हैं जो रियल भी हो सकता है और फिक्शनल भी हो सकता है। जैसे अगर किसी फार्मर के ऊपर ऐसे आ गया तो आप लिखिए कि एक फार्मर था रामू, जो एक विलेज में रहता था। उसके साथ जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उसकी फैमिली पहले तो जो है वो सारी फैमिली फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। धीरे धीरे जैसे मैकेनाइजेशन, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मशीन्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन बाद में अगर उसने लोन वगैरह लेके भी अगर मशीन्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके घर में जो है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गई, और जो लोन उसने लिया था
तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर थी उससे उससे वो लोन अवेल नहीं कर पाया। तो इस तरह की जो बेसिक प्रॉब्लम्स आपकी जो कहानी है वो दिखा भी रही है। उसके बाद उस कहानी से ही मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस कहानी को अपने इंट्रोडक्शन में सीमित रखें, और ये भी कर सकते हैं कि उसको और ज़्यादा लंबा खींच के फिर उसमें आप बता दीजिए कि उसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि गवर्नमेंट ने बाद में उसको अवेयरनेस फैलाई, गवर्नमेंट ने उसको लोन अवेल करवाया। तो इस तरह से आप अपनी कहानी के जरिए भी जो भी उस ऐसे भी जो डिमांड है उसको बता सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो कोई भी किस्से से कोई अपनी बात कहना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सेकेंडली, आप कोई भी कोट लिख सकते हैं किसी भी फेमस राइटर का, जैसे कि अगर डेमोक्रेसी पे आ गए तो आप डेमोक्रेसी से रिलेटेड किसी भी फेमस राइटर का कोट जो है वो आप पहले से अगर आपको याद है कि हाँ ये सब आप प्रिपेयर करके गए थे, तो उस टाइम पे अगर आपका जो प्रिपेयर किया हुआ टॉपिक जो कोट है वो आ गया, मतलब ऐसे आ गया, तो आप उस अपना कोट एज सच लिख सकते हैं। और अगर आपको एज सच नहीं भी याद आ रहा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस उसको फिर ठीक है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में मत लगाइएगा अगर आपको एज सच जो उसने कहा है वो याद नहीं आ रहा तो। और इसके अलावा आप अपने ऐसे में जो बताने वाले हैं उसकी समरी भी आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ताकि रीडर को ये पता लग जाएगा कि आप अपने ऐसे में आगे से आगे कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप जो है उसकी जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उसकी डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह लेके चलिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन नहीं कंसिडर किया जाता, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। ये होगी इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी की। मेन बॉडी में जो है जो भी आपसे आप ऐसे पूछा गया है उसके जितने भी डायमेंशंस आप सोच सकते हैं उतने डायमेंशंस के बारे में आप लिखिए। आपका जो पैराग्राफ फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, ध्यान रखिए कि पैराग्राफ ज़्यादा बड़े ना हो। जो भी आपकी मेन टर्मिनोलॉजीज आपने यूज़ करी हैं वो थोड़े हाईलाइटेड करिए। आप डिफरेंट कलर पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं उसको अलग से दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पे आ जाता है कोई ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट तो है उसको डिवाइड कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है। फिर नेशनल लेवल पे भी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, एजुकेशन पे, इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे, तो और पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। तो हर एक डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं उन सब डायमेंशंस को कवर कीजिए अपने डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में, और अपने ऐसे को और ज़्यादा इफेक्टिव आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ध्यान रखिए पैराग्राफ्स को छोटा लिखिए। और अगर आप जैसे इसमें लिख रहे हैं तो इम्पैक्ट्स पे जैसे मैंने आपको बताया, तो अपने ऐसे में फ़्लो मेंटेन करने के लिए आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि firstly, secondly, thirdly. That means firstly it has impacted health in our country, secondly it has impacted domestic violence in our country, मतलब जो है लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी का भी इंक्रीमेंट हुआ है ना कंट्री में। तो आप इस तरह से फर्स्टली सेकेंडली इन सब टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाउएवर, मीनवाइल, बिसाइड्स दिस, ऑल्सो, इन सब टर्मिनोलॉजीज़ का भी यूज़ करके आप अपने डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में जब भी आप स्टार्टिंग करें तो इन सब टर्मिनोलॉजीज़ से आप अगर अपने पैराग्राफ्स को स्टार्ट करते हैं तो वो जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। तो उससे क्या है कि जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो वो उसका लिंक नहीं टूटेगा आपके ऐसे को पढ़ते टाइम पे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके अलावा आप अपनी हेडिंग्स जो लगाएंगे वो भी बहुत इफेक्टिव लगा सकते हैं। हेडिंग्स की भी आप अपने पहले से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल्स के साथ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। जब आप तर्क के साथ बात करते हैं तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी लगता है कि एक्चुअल में आपको नॉलेज है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस का इंक्रीमेंट आया है लॉकडाउन की वजह से, तो इससे रिलेटेड यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि ग्लोबली कितना इंक्रीमेंट आया है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो अगर आप उस रिपोर्ट का नाम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ आप तर्क के साथ बात करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन मतलब वे फॉरवर्ड में फिर आप इसके बाद सोल्यूशंस बता देंगे कि क्या आप इसके लिए सोल्यूशंस ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं खुद के लेवल्स पे, मतलब अपना पर्सपेक्टिव भी बताइए। गवर्नमेंट ने क्या किया या किसी एनजीओ वगैरह ने अगर उससे रिलेटेड कुछ काम किया है तो उसको भी मेंशन कीजिए वहाँ पे। फिर आ जाइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जो है एक स्मूथ एंडिंग दिखाने वाला होना चाहिए, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाने वाला होना चाहिए, और ये दिखाने वाला होना चाहिए कि आप बहुत ही होपफुल पर्सन है, आपके होप्स को दिखाने वाला कंक्लूजन होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले तो जो यूपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो यूपीएससी के जो
मेजर टॉपिक्स हैं वो सेम ही रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के, इनके अराउंड तो काफ़ी क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। तो आप इन टॉपिक्स पे अपने कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे डेमोक्रेसी हो गया, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गया, इन सब चीज़ों पे आप अपने कोर्स, डाटा फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को तैयार करके रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कितनी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने इंडिया में है, प्रॉब्लम्स क्या है कि वैकेंसी नहीं है, तो कितनी वैकेंसी जो है वो खाली हैं, अभी तक क्यों नहीं भरी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, कोर्स वगैरह तो रट लीजिए। हेडिंग्स जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हेडिंग्स हो सकती हैं उनको तैयार करके रखिए। इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स रहे हैं उनके एसेस आपको इजीली अवेल हो जाएंगे ऑनलाइन, तो उनको पढ़िए और उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करिए ऐसे राइटिंग की, वो तो आपको परफेक्ट बना ही देंगी। सो थैंक यू, इस डिस्कशन में इतना ही।